हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग 2013 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 22 से चल रहा है, 22 से 14 तक का क्वेश्चन और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है अपलोड हो गया है। एक भाई ने कमेंट किया था कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। पीडीएफ देखिए, पीडीएफ जो लास्ट वाला वीडियो अपलोड होगा 2011 का, 11 के बाद से जो वीडियो अपलोड होगा 11 तक का लास्ट वीडियो अपलोड होगा ना, तो पूरा पीडीएफ में एक बार ही टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ये एक बुक है। ये बुक कहाँ का है जानते हैं? ये बाईजूस आईएएस का बुक है। ये बाईजूस आईएएस का बुक है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। एक दृष्टि बोलकर आता है। ठीक है। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर का एक बुक आता है, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इतना डिटेल में नहीं दिया है, कुछ कम होगा, लेकिन ऐसा ही बुक आता है। वो भी जनरल स्टडी का टॉपिक वाइज सोल्व पेपर है। ठीक है। टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज है। जैसे पॉलिटिक्स है, ये ही एकदम सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिटेल में अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ सेम है। वो वाला खरीद लीजिएगा, ज़्यादा दाम नहीं है, 200 से 250 रुपये दाम है। वो खरीद लीजिएगा, ऐसा काम हो जाएगा। या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जब बनाऊंगा तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। 2011 वाला वीडियो के बाद बनाऊंगा। ठीक है। 11 वाला वीडियो के बाद एक इकट्ठा करके एक जगह भेज दूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के आज 12 क्वेश्चन है। देखिए 16 क्वेश्चन है, सॉरी 16 क्वेश्चन है। आज 16 के 16 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट। कितना बार मैं बता चुका हूँ डीपीएससी फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है। और ये भी बता चुका हूँ कहाँ मेंशन है। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। 36 से पहले कौन सा पार्ट मेंशन है? फंडामेंटल राइट। कहाँ मेंशन है? पार्ट 3 में। देखिए फंडामेंटल राइट इज जस्टिफिएबल वेयर डीपीएसपी इज नॉन जस्टिफिएबल। ठीक है। नॉन जस्टिफिएबल वर्ड है ना, ये वर्ड से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। प्रीवियस के इससे पहले वाले वीडियो हम जो अपलोड किए थे वही वाला वीडियो में। देखिए ये सोर्स कहाँ है। ये एक बुक है विशाल पब्लिकेशन, ये बुक भी खरीद सकते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। विशाल पब्लिकेशन का बुक से। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द, देखिए प्रियम्बल। इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल तो करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट करता है क्या? नहीं। उसका स्टेटमेंट देखिए, प्रियम्बल डीपीएसपी। ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट जो बात करता है वो इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा हुआ है। ठीक है। फंडामेंटल राइट जो बात करता है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी जो होता है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। और प्रियम्बल जो है वो ये तीनों जस्टिस की बात कर रहा है। ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल में वर्ड मेंशन ही है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट होगा ही नहीं। डीपीएसपी तो सही है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया? बी। देखिए प्रियम्बल और डीपीएसपी। प्रियम्बल में देखिए ये वर्ड साफ साफ मेंशन है। देखिए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। उस प्रियम्बल में देखिए कुछ वर्ड मेंशन है 42nd अमेंडमेंट के जरिए। कौन कौन सा ऐड हुआ है? देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड मेंशन है, ये वाला हुआ है। और ये एक वर्ड इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। ठीक है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सॉवरन था, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। इससे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है। कब अडोप्ट किया गया था? 1949 में। ठीक है। कौन सा नवंबर? 26 नवंबर को। ठीक है। और 26 जनवरी को कम इंटू फोर्स आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ है। अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, देखिए, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है लोकसभा के प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है क्या? बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद देखिए, बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा। ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पीक इन द लोकसभा, ये भी स्टेटमेंट सही है। वोट इन द लोकसभा, देखिए वोटिंग जो होता है ना वो मेंबरशिप के बेस पे होता है। ठीक है। मेंबरशिप के बेस पे होता है वोटिंग। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर तो है नहीं,
तो वोटिंग कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। देखिए 4 वाला इसमें है, ये स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3 जो है वो सही है, ठीक है। जो वोट का राइट है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है, याद करके रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में मेंशन है, कहीं पे भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। देखिए लीगल ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है। पकड़ लीजिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसका वकील कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए या फिर 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। ये 2 क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी मिलता है, ठीक है। वो जब हम लोग अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, अटॉर्नी जनरल हैव द राइट टू ऑडियंस ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील है, जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड केस होगा, वो कोई भी कोर्ट होगा, वो कौन देखेगा, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेगा, ठीक है। एक भाई ने बोला था कि आवाज़ सही नहीं आया, अब आवाज़ सही आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी बिल। मनी बिल से देखिए क्वेश्चन है सब्सटेंशियली अमेंडमेंट बाय द राज्यसभा, ठीक है। द लोकसभा में भी स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मनी बिल का जो राइट होता है वो सिर्फ जो होता है लोकसभा में, ठीक है। याद करके कि अब सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है, राज्यसभा में सेंड किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए। राज्यसभा अगर रिकमेंड करता है कुछ चेंज करने के लिए तो लोकसभा उसको कर भी सकता है, ठीक है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, नॉट एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा जो है मनी बिल को सिर्फ कितना लेट करता है, 14 दिन लेट कर सकता है, ठीक है। 14 दिन उसको पास रख सकता है और कुछ उसके पास पावर नहीं है मनी बिल के लेकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकसभा कैन नॉट कंसिडर बिल फर्दर, ठीक है। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट में कॉल जॉइंट सिटिंग तो होता ही नहीं है, ठीक है। मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग जो है नहीं होता है, किसमें होता है, ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। नॉर्मल बिल जो होता है उसमें होता है, ठीक है। मनी बिल का डिफिनेशन किसमें है, आर्टिकल 110 में मनी बिल का डिफिनेशन है। और प्रोसीजर किसमें मेंशन है, आर्टिकल 109 में। ये प्रोसीजर वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला वर्ड जो है ये 2024 में क्वेश्चन आया था कि मनी बिल का प्रोसीजर जो है वो किस में, इस आर्टिकल में मेंशन है। बहुत सारे बच्चों ने 2010 आंसर दिया होगा, लेकिन आंसर क्या होगा 2009, भले 109, ठीक है। 110 में उसका डिफिनेशन दिया हुआ है मनी बिल में, लेकिन प्रोसीजर जो कैसे कैसे इस्टेब्लिश होगा, कहाँ जाएगा, कौन सा रिकमेंडेशन जरूरी, ये सब किसमें मेंशन है, आर्टिकल 109 में, ठीक है। हो गया, यहाँ पे वही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए वहाँ जो लिखा हुआ है ना उससे ज़्यादा मैं जुबान से अपना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये वीडियो आप अच्छा से 3 बार 4 बार सुन लीजिएगा ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी वर्ड्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप एक बार वो मतलब स्टैटिक का पार्ट अगर पढ़े रहेंगे तब, नहीं पढ़े रहेंगे तब तो कुछ मतलब ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। उसके लिए मैं यूट्यूब वाला वीडियो जो अपलोड करेंगे वो वीडियो देखिएगा, उससे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। In India, the same person cannot be appointed as the governor of 2 or more states at the same time। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसका सिर्फ ये वर्ड हटा दीजिए, ठीक है। और ये पूरा स्टेटमेंट किसके जरिए ऐड किया गया था, 7 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। 7 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये पूरा स्टेटमेंट ऐड किया गया था, नॉट को छोड़कर, ठीक है। एक ही गवर्नर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के को संभाल सकता है, ठीक है। ये गवर्नर भी और हाई कोर्ट में भी, ठीक है। हाई कोर्ट भी जो है, हाई कोर्ट जो है एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को भी देख सकता है। ये किसके जरिए ऐड किया गया था, 7 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया, ठीक है। अमेंडमेंट से बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद करके रखिए। देखिए द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। गवर्नर अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट जो होता है उसके जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, याद करके रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के भी गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट देखिए, नो प्रोसीडिंग हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर
फ्रॉम हिज हर पोस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता गवर्नर के दे दिया। ठीक है, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेचर सेटअप, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते हैं, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी initiated by the introduction of a bill in the Lok Sabha. Amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha. लोकसभा में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कोई भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी हाउस में अमेंडमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रेसिडेंट एकदम जरूरी से है। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को एसेंट एकदम मस्ट देना ही पड़ेगा। ये किसके जरिए लाजमी किया गया था? मैंडेटरी कर दिया गया है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक द चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टर मतलब स्टेट से रिलेटेड। द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर द रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट। यहाँ पे देखिए ऑल लिखा हुआ है, ऑल नहीं होगा, 50%। 50% मतलब देखिए टोटल 28 है ना, 28 में से कितना स्टेट की जरूरत पड़ती है? 14 स्टेट देगा अगर, तो फेडरल कैरेक्टर जो हो गया चेंज हो सकता है। फेडरल कैरेक्टर किस मेंशन है? 7th शेड्यूल में फेडरल स्टेटस मेंशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट की बात की गई है। ठीक है, अमेंडमेंट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अमेंडमेंट जो बिल होता है वो दोनों हाउस में पास होता है। ठीक है, दोनों हाउस में सेपरेटली पास होगा, ज्वाइंट सीटिंग नहीं बैठ सकता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है एकदम मैंडेटरी है कि ऐसे हैंड देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट और डू नॉट फाइंड द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तीनों में से तीनों में कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जोनल काउंसिल भी कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखिए उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ रट्टा मारने वाला चीज़ है, समझाओ क्या इसमें। उसके बाद देखिए, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट इन द इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी। देखिए कोई भी स्टेट से बिना पूछे, ठीक है, कंसेंट ऑफ द एनी स्टेट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड अगर कोई भी मामला होगा तो वो किसी स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट खुद कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 253 पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट इनेक्टेड द पेशा, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट in 1996. Which of the following is not identified as its objective? ठीक है, to provide self government, ठीक है, recognize traditional right, ठीक है, create autonomous region in tribal area, to free tribal people for exploitation। ठीक है, देखिए पेशा जो इस्टेब्लिश किया गया था वो लोकल गवर्नमेंट में की एरिया में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना पंचायत, पंचायत क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे प्रोवाइड लोकल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, शेड्यूल एरिया, यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल एरिया ट्रेडिशनल राइट को फॉलो करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, ऑटोनॉमस रीजन की बात की गई है 5th एंड 6th शेड्यूल में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंचायत पेशा से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, ये स्टेटमेंट दिखाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर कौन कौन होता है?
प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और सीएम ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये नहीं होंगे, ये फिर होंगे, ये भी होंगे। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तीनों होंगे। 1, 3, 4। ठीक है, देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो एपेक्स बॉडी है। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया, प्रिसाइड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट वाज सेट अप ऑन 1952 to strengthen and mobilize the effort and resource of national in support of plan to promote common economic policy in all vital sphere। ठीक है, सभी मामले को देखता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट में मदद करता है। इतना याद करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए, इन एन इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है, देखिए, इट स्टेटस इज एडवाइजरी टू प्लानिंग कमीशन बट नॉट बाइंडिंग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को एडवाइस करता है लेकिन बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी से एक क्वेश्चन आया है। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी पहले बता दे रहा हूँ, टोटल 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा से, 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है? अपोजिशन का लीडर होता है। ठीक है, अपोजिशन का लीडर जो होता है वो चेयरमैन होता है। ये 2 फैक्ट याद कर रखिए। यहाँ पे पहला फैक्ट मिल गया है, दूसरा फैक्ट जो है वो इसमें नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन में जरूर आपको मिल जाएगा। देखिए, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 22 मेंबर है। उसके बाद देखिए, ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करता है। देखिए, इसको रिकग्नाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विड्रॉल एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को देखता है। ठीक है, और सीएजी के रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। ठीक है, यही 2 काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है, उसके मेंबर 22 होते हैं और याद करें कि यह सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है। ठीक है, ओल्डेस्ट कमेटी है। मॉन्टेक्स कैम्फोर्ड रिफॉर्म जो था ना, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेब्लिश किया गया था 1919 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग इसको स्टेब्लिश किया गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लोकसभा के? यहाँ पार्लियामेंट नहीं होगा, यहाँ पे लोकसभा होगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के। ये स्टेटमेंट बहुत बार आ चुका है, 4 से 5 बार आ चुका है, मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके मर्जी से रहते हैं? प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्लेजर पे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेटर, ये बिल्कुल सही है। आंसर देखिए जी, 2 और 3 सही है। देखिए, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसी का क्वेश्चन आया। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन फॉर द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट भेजता है, उसका ऑर्गन नहीं है। देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट द पंचायत शुड बी assigned that task or preparation of plan for the economic development and social justice। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका सही रहता तो आपका आंसर निकल के आ जाता कि देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक से आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऐसा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आप पता नहीं रहेगा तो मैं बोलूँगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए, 100 क्वेश्चन होता है।
किसी टॉपर को या फिर कोई मतलब एक्सपर्ट को भी 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आता होगा, ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन भी बैठा होगा ना, तो उसको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आता होगा, ठीक है। यूपीएससी आपको कितना क्वेश्चन मांगता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपसे मांगता है कि 50 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए, 100 मार्क्स आप ला दीजिए, आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 100 मार्क्स आप लाते हैं, प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। इसीलिए हीरो मत बनिए। सबका सब कोई भी बोल रहा है आपको कि मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसको बात की विश्वास मत कीजिए, ठीक। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, प्री में फेल होते आइएगा, पक्का है कि नेगेटिव मार्क्स आके आइएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कुछ के बेस पे रहते हैं, वो आप सही अंदाजा नहीं लगा पाइएगा। उसके बाद देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इम्प्लाई इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, देखिए द मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कैबिनेट के मेंबर जो होते हैं वही जो है लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मिनिस्टर होते हैं वही जो है लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। याद कर रखिएगा, एमपी जो होते हैं वही लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, कैबिनेट का हेड कौन होता है और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। याद करिएगा, हेड ऑफ स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हेड ऑफ द कैबिनेट का हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो कि गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। While the nominated member of the two houses of the parliament had no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of the vice president. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो मेंबर होते हैं हाउस के, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, याद करके रखिएगा। While a nominated member of the two houses of the parliament has no voting right in the presidential election, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन मेंबर हिस्सा लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी एमपी जो है नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ फ्रॉम द इटसेल्फ, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो उसी में से चुनकर बने होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नालसा कब स्टेब्लिश किया गया था, 1987 में, ठीक है। 1987 में स्टेब्लिश किया गया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के जरिए, ठीक है। वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, मतलब देखिए आप जैसे वुमेन है, ठीक है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इन सब लोगों के लिए जो है कोर्ट जो है वकील प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके लिए एक वकील प्रोवाइड करेगा कि आप अपने केस को वकील के जरिए पेश कर सकते हैं, ठीक है, वो भी फ्री में, कोई पैसे की देने की जरूरत नहीं है, वही नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
देखिए इट इशू है गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। नालसा कब स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। ठीक है, और यही जो है लोक अदालत को रिकॉग्नाइज करता है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत जो है एक छोटा मोटा अदालत होता है, ऐसे करके याद करके, जो डोर स्टॉप पे आपका जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके में जब हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे उसमें लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ठीक है, नालसा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, शुरू शुरू चैनल स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये सब पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ये भी देख, विशाल पब्लिकेशन की एक बुक मैं जरूर रिकमेंड करूँगी कि आप खरीद लीजिएगा, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है उसी से, बुक से, एनसीईआरटी न्यू विशाल इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए, सोर्स जो है। ठीक है, क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये बुक में पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।